वेलकम पेन डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो है नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है, तो ऐसे में ही हमारे चैनल पर जो है नॉलेज वीडियो के आधार पर जो है संविधान का ज्ञान आज हर किसी को होना ज़रूरी है। और ऐसे में हमने संविधान का ज्ञान देने के लिए अर्थात संविधान की जो है सामान्य जानकारी देने के लिए हमने वीडियो जो है हमारे चैनल पर संविधान सीरीज चलाई हुई है। आप उन सीरीजों को पार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसे में हमने वहाँ पर संपूर्ण भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर दिया है और भारतीय संविधान को वहाँ पर चालू कर दिया गया है। अब ऐसे में हमने भारतीय संविधान की जितनी भी वीडियो बनी थी, हमारी 5 वीडियो में हमने पूरे भारतीय संविधान को कवर किया था। उन 5 वीडियो को जो है हम आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जिन्होंने वहाँ पर उन वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए यह वीडियो जो है वरदान साबित होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो जो हम बिगड़ समय गवाते हुए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वीडियो पार्ट 1 में हमने जाना था भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी को, भारतीय संविधान को समझने से पहले हमारे को यह जानना होगा कि संविधान क्या होता है। तो देखिए, संविधान किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून का एक समुच्चय होता है, अर्थात कानून का एक इकट्ठा रूप होता है। यही कानून के आधार पर जो है किसी देश या राज्य की संपूर्ण जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित किया जाता है। उन कानूनों के आधार पर ही उस देश का संचालन किया जाता है और उन कानूनों के आधार पर उस देश का संचालन जो है उस देश या राज्य की जो है सरकार करती है, जिस देश का वह संविधान है। अब ऐसे में सरकार करती है, तो सरकार क्या है? तो सरकार एक राज्य या देश का वह उपकरण होता है। सरकार एक देश या मतलब किसी भी देश या राज्य का एक उपकरण होता है जिसके उपयोग करके जो कि लोक कल्याण का कार्य करता है, लोक कल्याण, उस कानूनों को उपयोग में लाकर लोक कल्याण का कार्य करता है। प्रत्येक देश की सरकार अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हर देश की सरकार का अपना अपना सिस्टम डिवाइजेशन होता है। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान लोकतंत्र की, तो भारतीय लोकतंत्र संविधान में सरकार के 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंगों में भारत की सरकार को डिवाइडेशन किया गया है। व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्थापिका मूल काम जो है कानून को बनाना होता है। किसी भी देश के अंतर्गत कोई नए प्रावधान जोड़ने, नए कानून बनाना है या किसी भी देश का कानून बनाना है, तो ऐसे में जो है कानून बनाने का कार्य यहाँ पर जो है व्यवस्थापिका का होता है। कार्यपालिका क्या करती है? बनाए गए कानून है उनको लागू करने का कार्य करती है, अर्थात वह कानून सही ढंग से संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सही ढंग से लागू करना होता है उन कानूनों का। न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान के अनुसार दोहरी भूमिका यहाँ पर अपनाते हुए चलता है। भारतीय संविधान के अनुसार एक वह करता है कानूनों को कार्यपालिका सही ढंग से लागू कर रही है, यह देखभाल करती है। न्यायपालिका अगर कानूनों का सही ढंग से जो है लागू नहीं करती है तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका को जो है यहाँ पर जो है एक तरह से वहाँ पर जो है पनिशमेंट कर सकती है। व्यवस्थापिका दूसरी भूमिका यह करती है, वह न्यायिक पुनर्वलोकन करती है, अर्थात कानूनों में जो बातें लिखी गई है उन बातों का जो है विस्तार से रिव्यू करती है, उन बातों को समझाती है कि इन बातों को लिखने का मतलब यह है और यह बात यह कहना चाहती है। तो इस प्रकार से कानून एक तरीके से संविधान का रिव्यू करती रहती है वहाँ पर, और इन रिव्यू करते हुए और जो है अपने फैसलों को यहाँ पर सुनाती है, और फैसलों को सुनाते हुए नई बातों को जोड़ने के लिए जो है व्यवस्थापिका से कहती है नए कानून बनाने के लिए भी। अब बात कर लेते हैं संविधान के प्रकार। तो देखिए, संविधान किसी भी देश का संविधान हो, संविधान में 3 प्रकार की बातें होती है। एक तो कठोर और एक लचीला होता है। कठोर लचीला का मतलब ऐसा संविधान जिसका संशोधन करने का आधार संविधान कठोर एवं लचीला होता है, उस संविधान को कठोर लचीला कहते हैं। लिखित, अलिखित, ऐसा संविधान जो कुछ लिखित होता है कुछ अलिखित भी होता है। निर्मित और विकसित, ऐसा संविधान जिस समय के अनुसार निर्माण भी होता रहता है और उसमें विकसितपन भी होता रहता है। तो भारतीय संविधान में इन तीनों तरह की बातें पाई जाती है। तो भारतीय संविधान को कठोर, लचीला, लिखित, अलिखित और निर्मित, विकसित तीनों तरह की बातें कहना कोई गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान को पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हम आगे जानिए किस प्रकार से यह समय लगा था। तो देखिए, यहाँ पर 26 जनवरी
1949 को पूरा बनकर तैयार हुआ था, और जबकि 26 जनवरी 1950 को यह 26 जनवरी 1949 को पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह पूरा लागू हो गया था और भारत संपूर्ण गणराज्य यहाँ पर बन गया था। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई है। दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की लैंग्वेज मिलती है। भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, जिसको लिखने की कोई फीस नहीं ली थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि हर पेज पर जो है अपना नाम अंकित करना चाहते हैं, और अपने गुरु का नाम भी यहाँ पर उन्होंने कहा था। गुरु का नाम क्या था? राम प्रसाद सक्सेना नाम लिखना के शर्त रखी थी। प्रत्येक पन्ने पर जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कलाकार मनोहर सिन्हा ने यहाँ पर नंद घोष ने यहाँ पर सजाया। मतलब लिखने का कार्य तो उन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, लेकिन जो है उनमें अच्छी अच्छी कलाकारी भी की थी, जो कि बंगाल के कलाकार थे पश्चिम बंगाल के राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने इन्होंने अपने हाथों से उसको सजाया था। भारतीय संविधान हस्तलिखित दोनों कॉपियां जो है पुस्तकालय हीलियम गैस के अंतर्गत जो है भारतीय संसद के अंतर्गत रखी गई है। भारतीय संविधान का प्रत्येक पेज की चौड़ाई की बात करें तो 16 इंच 22 इंच यहाँ पर बताई जाती है। साल 2015 में संविधान दिवस के रूप में बनाने का जो है फैसला लिया गया था 26 नवंबर को। यहाँ पर जो है इसकी बात करें तो 2015 में यह खास बात क्या थी कि 2015 में ही लिया गया। तो इस साल जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती बनाई गई थी, और उसी दिन से यह निर्णय लिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को यहाँ पर माना जाता है। वेग ऑफ वॉर्गिंग यानी उधार का थैला भी इसे कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों की अच्छी बातों को यहाँ पर भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित किया गया है और 8 अनुसूचियां थी। अब इसकी बात करते हैं समय के अनुसार इसमें क्या क्या बातों को जोड़ा गया था। तो ये मूल संविधान के इतिहास की बातें चल रही है। अब बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी के बाद यहाँ पर भारतीय संविधान के इतिहास का पहला पार्ट के बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारी बात कर ली तो बात है 1773 की। 1773 में क्या है, इंडिया को रेगुलेट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी चलकर यहाँ पर आती है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को संचालित करने के लिए बनाया गया एक कानून था, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। भारत में पहली बार इस कानून के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने सिर्फ बंगाल को कैप्चर किया था। उस बंगाल क्षेत्र को जो है बंगाल क्षेत्र पर आधिपत्य चलाने के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर दिया था, जिस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का जो आधिपत्य क्षेत्र था उसको संचालित करती थी। और अगर बात करें तो उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम था वॉरेन होस्टिंग था। और इस एक्ट के तहत जो है बंगाल और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास के कुछ क्षेत्र भी भारत के जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में आ चुके थे। तो उनके जो वहां पर बनाए थे गवर्नर, और जबकि बंगाल का जो क्षेत्र था वो बड़ा क्षेत्र था, ऐसे में वहां पर बनाया था गवर्नर जनरल। तो दोनों गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अंतर्गत रखा गया था। इस एक्ट के तहत पहली बार जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के तहत जो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम चीफ बने थे चीफ जस्टिस। अगर बात करें तो सर एलिजा इम्पे को जो है बंगाल के अंतर्गत जो भारतीय क्षेत्रों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 साल के लिए संचालित करने का अधिकार दिया गया था। अर्थात 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा जो है भारत को संचालित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रेगुलेट एक्ट बनाते हुए उसको चार्टर्ड एक्ट में कन्वर्ट करता गए। अर्थात 1773 के 20 साल बाद जो है 1793 का चार्टर्ड एक्ट बना दिया और 20 साल के लिए इस अवधि को भारत में संचालित करने के लिए फिर से बढ़ा दिया। और फिर 1813 में फिर 20 साल बाद बढ़ा दिया। 1833 में चार्टर्ड एक्ट बना और 1853 में इसे
तरह से अंतिम चार्टर्ड एक्ट यहाँ पर बनता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1853 के चार्टर्ड एक्ट की बात करें तो इस चार्टर्ड एक्ट में कुछ खास बात यह कही गई थी कि इस अधिनियम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर से भारत में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने की छूट प्रदान की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने छूट प्रदान की थी, लेकिन इस बार जो है इस अधिनियम में अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। अर्थात पहले जो है चार्टर्ड एक्टों में 20-20 साल के लिए जो है उल्लेख को करते गए थे, लेकिन इसमें कोई अवधि का उल्लेख नहीं किया था। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब तक गतिविधियों को संचालित कर सकती है, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। 1853 में जो चार्टर्ड एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जदीपत्य करने के लिए आई थी, तो वो धीरे धीरे करके भारत के अधिकांश क्षेत्रों को यहाँ पर कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करते हुए जो भारत एक वाइडर जो है बड़ा क्षेत्र बन चुका था, तो उसको जो है एक भारत नाम से जानने लगे थे। तो भारत का गवर्नर, इंडिया का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल को छोड़ते हुए। तो इस तरह से 1853 का चार्टर्ड एक्ट में समय का जो है प्रावधान नहीं किया गया था। तो 1858 में की बात होती है, तो 1858 में भारत में अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक कानून पास किया जाता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब चार्टर्ड एक्ट खत्म हो चुका था, अब आता है भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम की बात करते यह क्या था, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत शासन समाप्त कर दिया गया था। अर्थात अब से पहले जो है भारत को एक कंपनी चला रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा डायरेक्ट भारत को हैंडल कर लिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल का पद, जो पदनाम को परिवर्तन करके वायसराय पद कर दिया। अर्थात गवर्नर जनरल जो था पद था भारत का गवर्नर जनरल, उसकी जगह वायसराय पद को यहाँ पर बना दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार जो है भारत सचिव, भारत मंत्री पद भी बनाया गया था, जो कि भारत सचिव, भारत मंत्री पद जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो है मंत्रिमंडल के अंतर्गत भारत सचिव या भारत मंत्री जो है एक अलग से पद बनाया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया गया था, उनको डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से जोड़ा गया था। 1858 में भारत शासन अधिनियम एक्ट ऑफ द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हो जाती है भारत के अंतर्गत, और 1905 में जो है बंग की घटना होती है, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है, और 1907 में कांग्रेस जो है दो टुकड़ों में जो है सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, दो टुकड़ों में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। 1858 के बाद जो है 1909 की बात आती है। 1909 में मार्लो मिंटो जो है अधिनियम बनता है। अर्थात मार्लो मिंटो अधिनियम इसे क्यों कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है इसको। समय का इस अधिनियम के समय जो है मिंटो भारत का गवर्नर जनरल अर्थात भारत का वायसराय था, तथा मार्लो जो है भारत के सचिव था, जो भारतीय सचिव जो था डायरेक्ट वहां पर बैठता था, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई थी। अर्थात मुसलमान अब यहाँ पर जो है संप्रदाय के अलग से निर्वाचन किया जाएगा, मतलब मुसलमानों के लिए अलग से जो है मुसलमानों के अंतर से ही जो है नेता चुना जाएगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा कर दी गई। इसे देखकर जो है के.एन. मुंशी ने कहा था कि भारत उभरते हुए लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या कर दी गई, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को दो भागों में यहाँ पर बांट दिया जाता है इस अधिनियम के द्वारा। इस प्रणाली के कारण जो है मान लो इस कारण ही मिंटो को भारत का सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता समाज के अंतर्गत सांप्रदायिकता की भावना का जन्म दे दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एवं आरक्षण दोनों एक समान नहीं है। यहाँ पर 1909 में जो है अधिनियम में जो है भारत विभाजन की नींव यहाँ पर, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत विभाजन की नींव कौन से अधिनियम को माना जाता है, तो 1909 के मार्लो मिंटो द्वारा बनाए गए नियमों के कारण ही इसको मार्लो मिंटो के 1909 के अधिनियम को जो है भारत विभाजन की नींव कहा जाता है। अब 1909 के बाद देखिए, बाद में भारत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 लॉर्ड मैंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये बनकर निकलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि समय
समय के अनुसार 1909 के बाद यहाँ पर 1909 के बाद 1919 में 10 साल बाद एक अलग से अधिनियम बनाती है भारत को संचालित करने के लिए, क्योंकि बदलते समय के साथ जो है नियम और बातों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। अगर इस बात करें तो यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा जो है समय जो है लॉर्ड मेंटिगो भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड जो है भारत के गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय थे। 1917 में जो चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मेंटिगो जो है भारत सुधार के लिए एक रिपोर्ट रखी थी, इसके तहत जो है अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान की बात करें तो 1917 में यहाँ पर एक रिपोर्ट रखी थी इन्होंने, और रिपोर्ट रखने के बाद जो है यह अधिनियम को बनाया गया था। जिसके प्रावधान की बात करते हैं इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे। मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं इस अधिनियम में एक प्रस्तावना जोड़ी गई जिसमें उत्तरदायी शब्द को यहाँ पर पहली बार जोड़ा गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसका सहयोग अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध भारतीय लोगों के सहयोग से अंग्रेजों ने यहाँ पर जीत लिया था। होम रूल मूवमेंट भी यहाँ पर 1915-16 में होम रूल मूवमेंट भी आया था। 1916 में जो है लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल दोनों को में समझौता हो जाता है, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों में भी यहाँ पर समझौता हो जाता है। इसी कारणों से जो है अंग्रेजों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शब्द को यहाँ पर जोड़ दिया था, क्योंकि दोनों में यहाँ पर समझौता हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार जो है द्विसंसदात्मक स्थापना हो जाती है, अर्थात पहला 2 सदन बन जाते हैं भारत के अंतर्गत। पहला सदन बनता है विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, और दूसरा हम इसको लोकसभा भी कह सकते हैं। दूसरा सदन की बात करें तो राज्यसभा काउंसिलिंग असेंबली भी कहते हैं इसको, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो पहली बार लोकसभा राज्यसभा की बातें यहाँ पर 1919 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर आती है। और प्रांतों में भी दोहरा शासन यहाँ पर इस प्रकार से ही बना दिया गया था, मतलब एक तो केंद्र के अंतर्गत बना था और एक राज्यों के अंतर्गत भी दोहरा शासन इसी तरह से बना दिया गया था, जो कि आगे चलकर दुविधा घोषित होती है राज्यों के लिए। केंद्र के लिए तो आज भी वही शासन व्यवस्था चलती है। केंद्र व राज्यों में विषयों का बंटवारा भी किया गया था। केंद्रों के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग विषय बनाई गई थी इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रांतीय गवर्नर कार्यकारिणी कम से कम एक भारतीय सदस्य के रूप में उपस्थित होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रावधान बनाए गए थे। आप इसको जो है डिटेल्स में पढ़ लीजिए। नॉर्मल रूप में हम आपको बताते चल रहे हैं, अगर ऐसे बताते चले तो समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि यूपीएससी है, उसका जो है गठन किया जाएगा। इसका प्रावधान जोड़ा गया था और लोक सेवा आयोजन करवाने के जिम्मेदार था। लोक सेवा आयोग ही जो है यूपीएससी की परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि भारत और इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन एक साथ ही किया जाएगा। वर्ष 1922 से जो है भारत और इंग्लैंड दोनों में जो है लोक सेवा की परीक्षा का आयोजन दोनों में एक साथ होने लगा था। तो आपसे पूछा जाए तो किस अधिनियम के द्वारा जो है यूपीएससी की परीक्षा का आयोजन का प्रावधान आया था, तो 1919 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आया था। और 1922 में पहली बार जो है लोक सेवा की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस अधिनियम के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हो जाता है, अर्थात समुदाय क्षेत्र के जो निर्वाचित होकर उनके नेताओं के लिए जो है अलग से विस्तार कर दिया जाता है। और सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, भारतीय ईसाई को भी इस जो है समुदाय के अंतर्गत निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। वो भी अपना नेता चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्तार कर दिया जाता है। देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करते हुए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेश मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। नरेश मंडल की बात करें तो भारत का वायसराय इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता था, इसका अध्यक्ष होता था। और सभी रियासतों के लिए यह नरेश मंडल शासित होना अनिवार्य नहीं था, अर्थात नरेश मंडल में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। 1919 के अधिनियम में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, इस कानून की समीक्षा की जाएगी। और इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। 1929 से मतलब 2 साल
पहले ही साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन जो है समीक्षा करने के लिए जो भारत में आता है 1927 में किया गया था यहाँ पर, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो सर जॉन साइमन बनाया गया था। इस अधिनियम के अध्यक्ष के रूप बनाए गए थे और इसमें 7 सदस्यीय समिति बनी थी, और इन्होंने भारत में आए और भारत के जो है इस कानून की समीक्षा करते हैं नीचे बैठकर और नीचे लोगों से जानकर। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो मोतीलाल नेहरू एक वकील थे जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की थी कि इसमें 3 प्रमुख बातें थी। एक तो अधिराज डोमिनियन स्टेट्स और मौलिक अधिकार और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रिपोर्ट को यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता है। नेहरू रिपोर्ट रखी जाती है साइमन कमीशन के सामने, तो इसको जो है सब स्वीकार कर लिया जाता है। अगर बात करें तो इस नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा भारतीय संविधान निर्माण का पहला कदम माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी बातों को रखा जाता है कि हमें मौलिक अधिकार भी चाहिए, अधिराज भी चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में भी बातें लिखी गई थी। 1922 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता थे जिन्होंने 14 सूत्र रखे थे किसके सामने, साइमन कमीशन के सामने। भीमराव अंबेडकर ने जो है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में इस जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्र लिखे गए थे उसके पूरी बातों को यहाँ पर लिखा है। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पूरा देश की मांग करते हैं, पूरा स्वराज हमारा है, और 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना देते हैं। ऐसे में बदलते हुए मतभेदों के कारण 1930, 31, 32 में अंग्रेजों ने भारतीय बातों पर बातचीत की और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में करवाया। और 1931 में जो है गांधी इरविन के बीच में समझौता हो जाता है यहाँ पर। 31 में जो है आयोजित सेकंड गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है क्योंकि गांधी और अंबेडकर के बीच में यहाँ पर मतभेद हो जाता है और दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की अंबेडकर जी ने, इसलिए दोनों के बीच में यहाँ पर मतभेद हो जाता है। 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा की जाती है जिसके तहत जो है दलितों को सांप्रदायिक प्रणाली में जो है शामिल कर लिया जाता है और निर्वाचन प्रणाली में यहाँ पर जो है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है 1932 में पूना पैक्ट हुआ था और 1932 में दलितों को आरक्षण दे दिया जाता है। तो ऐसे में अंबेडकर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग जो है उसको समाप्त यहाँ पर कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है 1919 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए गए थे। उसके बाद जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर बाहर आता है। तो इसके प्रावधानों की बात करें तो यह भारत के लिए बहुत सबसे बड़ा अधिनियम बनाया गया था। अब तक के सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था जिसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम श्रम का कोई प्रस्तावना नहीं थी, तो इसलिए 1919 की जो प्रस्तावना थी उसको यहाँ पर इसी में ही स्वीकार कर लिया जाता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो है यहाँ पर प्रावधान किया जाता है और इसका जो है स्थापना यहाँ पर जो है नहीं हो पाती है आगे चल के, क्योंकि देशी रियासतों में विरोध होता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है दोहरा शासन को समाप्त कर दिया जाता है, केवल केंद्र में ही है लागू रहता है, अर्थात राज्यों के अंतर्गत दोहरा शासन जो राज्यसभा और लोकसभा थी उनको समाप्त कर दिया जाता है और एक ही केंद्र के अंदर ही दोहरा शासन लागू रहता है। ऐसे में और इसके बाद जो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो है सूचियों का बंटवारा कर दिया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इस अवशिष्ट विषय रेजिडेंशियल पावर्स ऐसे विषय जिन पर जो है तीनों सूचियों में मतलब तीनों विषय संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जो बनाई गई थी तीनों के अंतर्गत ऐसे बातें जो तीनों के अंतर्गत नहीं लिखी है, तो ऐसी बातों को जो है रेजिडेंशियल पावर्स जो है अवशिष्ट विषय कहा गया था, रेजिडेंस पावर। और इन तीनों विषयों अवशिष्ट विषयों कहते थे। अवशिष्ट विषयों पर जो विधि बनाने का कार्य जो है डायरेक्ट गवर्नर के पास रखा गया था, वायसराय के पास ही रखा गया था। वायसराय खुद उनके ऊपर कानून बना सकता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई, मतलब डायरेक्ट जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रावधान किया गया था। निर्देश उपकरण के वर्तमान में संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पर जोड़ने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत ही जो है बर्मा यानी म्यांमार जो देश है उसको भारत से अलग कर दिया जाता है और उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है यहाँ पर अलग से। इसके अलावा सिंध को वर्तमान में जो पाकिस्तान का प्रांत है
पहले जो भारत बॉम्बे का हिस्सा होता था, लेकिन 1935 में जो है बॉम्बे से अलग कर दिया गया इसको, सिंध को, और अलग से जो है राज्य यहाँ पर बना दिया गया था। बिहार व उड़ीसा को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता यानी छूट प्रदान की गई थी क्षेत्रों को, और आरबीआई की स्थापना भी जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत के अंतर्गत की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संघीय न्यायालय को प्रावधान किया गया, किंतु न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को बना और मोरम ग्वेलियर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। मतलब संघीय न्यायालय की यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है। 1773 के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है उच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्स कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, उसके निर्णय के खिलाफ जो है कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो 1935 के द्वारा जो संघीय न्यायालय बनाया गया था, उसके खिलाफ जो है डायरेक्ट जो है लंदन के प्रीवी काउंसिलिंग के अंतर्गत जो है प्रीवी काउंसिलिंग का मुख्य सचिव जो भारत का सचिव बनाया गया था, उसके वहाँ पर जो है कंप्लेंट की जा सकती थी। इसके बाद बात करें तो 1935 भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा कानून था यहाँ पर, जिसमें अगर हम बात करें तो 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग में विभाजित थी। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दासता का अधिकार पत्र भी कहा था। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो कि A.K. थिंक द्वारा लिखी गई थी, इसमें जो है भारतीय कहा गया, इस अधिनियम के बारे में कहा गया कि भारतीयों को लगा था कि हमें सब कुछ मिल गया और अंग्रेजों को लगा था कि हमने बिना खोए सब कुछ हमारे अधिकार में, हमने बिना खोए सब कुछ अपने अधिकार में रख लिया है। इस अधिनियम के बारे में कहा गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है 11 राज्य व 6 राज्य द्विसदनात्मक व्यवस्था रही थी। मतलब 11 राज्यों में से सिर्फ 6 ही राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था रही थी, सभी राज्यों से द्विसदनात्मक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। 1935 अधिनियम के अनुसार पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव जो 1937 में यहाँ पर करवाए जाते थे। तो इस प्रकार से 1935 के प्रावधान थे कुछ। अब आगे बात कर लेते हैं संविधान की मांग। अब जब भारत में धीरे धीरे जो है अंग्रेज अपना समय बिताते गए, तो लोगों में संविधान की मांग उठने लगी। भारतीय लोग अपने खुद का संविधान मांग करने लगे। तो देखिए बात कर लेते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम से जो है लोगों में असंतुष्टता प्रकट होती है, और ऐसे में जो है भारतीय लोग जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज, पंडित यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी और भारत को खुद के लिए खुद का संविधान की मांग यहाँ पर रखते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों को पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार कर लिया गया था, और संविधान में कहा था कि भारतीयों की अलग से संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा भारतीय का संविधान को निर्माण करेगी। लेकिन जो है मुख्यतः भारतीयों की सभा होगी, इसके बारे में जो यहाँ पर स्पष्ट बात का उल्लेख नहीं था। तो ऐसे में जो है इसका खंडन कर दिया गया था। आगे जो है क्रिप्स प्रस्ताव आता है। सर स्टेफन क्रिप्स जो है गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। तो संविधान सभा का गठन किया गया था, और जिस सभा में सभी लोग भारतीय होंगे, लेकिन इसके लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति का इंतजार करना होगा। क्रिप्स प्रस्ताव ने ऐसा कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि अपने खुद के भारत के लिए अलग से संविधान बनाएगा, लेकिन इसके लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का इंतजार करना होगा। जिस पर गांधी जी ने यह भी कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक की पूर्व तिथि का यह चेक है, अर्थात ना तो द्वितीय विश्व जीतने की कुछ गारंटी है और ना ही जो है हमारा जो है भारतीय संविधान सभा का गठन की कोई गारंटी है। 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर और एक इंग्लैंड के अंदर अगर बात करें 2 महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है इंग्लैंड। एक तो संयुक्त राज्य संघ का निर्माण हो जाता है, साथ ही साथ जो है इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और डिसेंट चर्चित की हार हो जाती है, और क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी जो है जीतकर इंग्लैंड के अंदर सत्ता में आ जाती है। क्लेमेंट पार्टी के सरकार बनते ही भारत को आज़ादी की सहानुभूति दिखाती है, और क्लेमेंट पार्टी कहती है कि भारत को अब हमें आज़ाद कर देना चाहिए। तो ऐसे में जो है क्लेमेंट पार्टी जो है भारत के अंदर कैबिनेट मिशन को भेजती है। अब कैबिनेट मिशन को जब भेजती है तो कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। भारत कैबिनेट मिशन आता है तो, और भारत में आकर कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब पेश करता है तो भारत को स्वतंत्रता
दे दी जाती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया जाता है और 1947 अधिनियम के तहत जो है भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है। इसके तहत जो दो देश निकल कर आते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो ऐसे में कहा गया कि इस अधिनियम के तहत देशी भारतीय रियासतों को छूट दी गई कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो या चाहे तो वह पाकिस्तान में शामिल हो या फिर अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। यहाँ पर इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों के विभाग गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया। आज़ादी के समय गृह मंत्रालय के मंत्री अगर बात करें तो सरदार पटेल और बीपी मेनन को यहाँ पर बनाया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया पुस्तक जो कि बीपी मेनन द्वारा लिखी गई थी, इस बात का उल्लेख मिलता है कि किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल बीपी मेनन ने देशी रियासतों का विलय किया था। अतः इस किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से उन्होंने भारत का जो है देशी रियासतों के पास गए थे, एक एक रियासतों के पास गए थे और उनसे भारत से मिलने के लिए जो है अपील की थी। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के शासक जो कि हरि सिंह थे, उन्होंने जो है भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे और इस तरह से जो है 26 अक्टूबर को जो है भारत विलय दिवस के रूप में मनाने लगा था। जूनागढ़ रियासत जो कि जनमत संग्रह था, जनता से पूछकर भारत के अंतर्गत शामिल किया था इसको। हैदराबाद रियासत उस्मान अली को ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में विलय किया जाता है। जब तक दोनों देश भारत और पाकिस्तान इस संविधान सभा का इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह भी कहा गया था कि जब तक दोनों देश अर्थात दो देश बनाए जाएंगे भारत और पाकिस्तान, और दोनों देश नया संविधान नहीं बना लेती है, संविधान सभा का गठन नहीं कर लेती है, तब तक जो है भारत के अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 ही लागू रहेगा। इसके तहत यह कहा गया था कि जो नए संविधान के तहत जो नई संसद, जब तक नई संसद जो है नया कानून, नया भारतीय संविधान नहीं बना लेती, तब तक जो है संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि किसी भी देश का कानून जो है उस देश की संसद ही बना सकती है। तो उस देश की संसद किसे बनाया गया? उस देश की संविधान सभा, मतलब भारत की संविधान सभा को ही संसद माना गया और संसद ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया था और संसद ही संविधान सभा थी। तो इस प्रकार से 1947 में यह बात को कहा गया था। इस बात को गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए सबसे एक अंतिम कानून था। इसके बाद जो है भारत के लिए कोई भी अलग से कानून पारित नहीं किया गया था। भारत के लिए भारत खुद के कानून खुद बनाने लगा था। अब ऐसे में संविधान सभा बनने के लिए आ चुकी थी। अब संविधान सभा बन चुकी थी। अब संविधान सभा किस प्रकार से संविधान सभा होती है, तो देखिए संविधान सभा यहाँ पर किस प्रकार से संविधान का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत में आता है कैबिनेट मिशन, और 1945 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। 1946 में वह भारत आकर पहुँचता है। सर पैट्रिक लॉरेंस इस इस जो है कैबिनेट मिशन के यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत जो है 389 सदस्य लिए गए थे। मतलब कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा के अंतर्गत 389 सदस्य यहाँ पर लिए गए थे, जो कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था अर्थात। और 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य देशी भारत से लिए जाते हैं और इस प्रकार से एक संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 15 महिलाओं को भी शामिल किया जाता है ताकि वो महिलाएं अपने महिलाओं का हक भी यहाँ पर रख सके। अब संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है तो प्रथम सत्र का आयोजन होता है। प्रथम सत्र में प्रथम बैठक का आयोजन होता है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का आयोजन होता है और डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है सबसे वरिष्ठ होने के नाते जो है अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लेती है तथा यहाँ पर 15 महिलाएं जो चुनी जाती है उनमें से केवल 9 ही महिला यहाँ पर उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 207 प्लस और यहाँ पर 9 महिलाएं उपस्थित होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 207 लोगों ने भाग लिया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि मुस्लिम लोगों ने जो है संविधान सभा का यहाँ पर बहिष्कार किया था
तथा देशी रियासतों ने भी अपना प्रतिनिधियों को यहाँ पर जो है संविधान सभा में नहीं भेजा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में के समय एक सदस्य प्रसन्न देव जो है बंगाल से चुनकर आए थे, तो उनका शोक प्रकट किया गया था क्योंकि उनका निधन हो जाता है। जेवी कृपलानी को यहाँ पर जो है संविधान सभा के प्रथम बैठक में जो है वक्ता बनाया जाता है, जो बोलकर कहता है कि अपने बोलने की बात संविधान सभा में बैठकर जो है हर बातों को बोलता है। संविधान सभा में जो है दो उपाध्यक्ष थे, एक तो एच.सी. मुखर्जी जो कि अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दूसरा बी.टी. कृष्णमाचारी जो कि देशी भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम बैठक में जो है यह घोषणा की गई थी एक नियम समिति बनाई जाएगी जो कि 15 जिसमें 15 सदस्य होंगे, जो कि यह नियम बनाएगी कि किस प्रकार से हमें देश का संविधान बनाना है और किस प्रकार से जो है संविधान की जो सारी बैठकों का आयोजन होगा, किस प्रकार से लोग बोलेंगे, किस प्रकार से प्रस्ताव रखे जाएंगे, पास किस प्रकार से किए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है नियम बनाए जाएंगे नियम समिति के द्वारा, और इस नियम समिति में 15 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर नियम समिति के अध्यक्ष की बात करें तो नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर बनाया जाता है। अब नियम समिति बन जाती है तो 10 सितंबर 1946 को जो है अगले दिन यहाँ पर जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन कर दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक का आयोजन किया जाता है। तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिए जाते हैं। अब से पहले ये अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के सचिव H.R.V. अयंगर बने जाते हैं। संविधान सभा के सलाहकार की बात करें तो यहाँ पर H.N. राव थे। भारतीय संविधान में अगर बात कर ले तो हम सर V.N. राव, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ये तीनों कभी संविधान सभा के सदस्य बने ही नहीं थे। तो इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसे पारित कर दिया गया था, और 22 जनवरी 1946 को पारित कर दिया गया था जिसे उद्देशिका या यहाँ पर प्रस्तावना भी कहा जाता है। अब बात आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन किया, प्रारूप समिति पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, जो कि संविधान को लिखने का कार्य करेगा, डिजाइन करने का कार्य करेगा। इस समिति का जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, और बाकी के और कुछ और सदस्य भी यहाँ पर लिए जाते हैं। इसमें बात करें तो यहाँ पर जो है 7 सदस्य समिति जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने जाते हैं, और ये सदस्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों में भाग लिया था, लेकिन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक संविधान का प्रथम सत्र चला था, जिसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए थे। अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 तक जो है 11 सत्र हो चुके थे। अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि 12वां सत्र था। कोई सत्र तो एक दिन के ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जिसमें झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, इनके सबके अध्यक्ष यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के आंशिक रूप से जो है लागू कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी बातों को जो है यहाँ तक जो है संविधान कई पार्ट बन चुके थे, तो ऐसे में संविधान बनाने में समय अधिक लग रहा था, तो कुछ आंशिक जो भाग बन चुका था तो उनको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1949 तक। यहाँ पर देखिए तो आगे बात कर लेते 24 जनवरी 1950 के दिन की बात। तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 12वां सत्र बना था, लगभग संविधान बन चुका था। तो ऐसे में संविधान पर हस्ताक्षर करने की बात आती है, तो संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। संविधान पर जो है 284 सदस्यों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। इस दिन भारत का राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ था, और राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो निर्विरोध जीते थे। संविधान की 3 कॉपियां बनाई गई थी, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन उसे चित्रण भी किया गया था। तीसरी लैंग्वेज थी हिंदी लैंग्वेज में। इस संविधान को हमने, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने जो है अपने हाथों से लिखा था,
किसी देश का संविधान पूर्णतः हाथों से लिखा हुआ था तो वो था भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का माना गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आ जाते हैं और अपना सिग्नेचर द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को संपूर्ण रूप से गणतंत्र बना देते हैं और पूरे देश में संविधान को लागू कर देते हैं। अगर बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलवाई थी, यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाई थी हीरालाल जे कानिया के द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलवाई जाती है। 17 नवंबर 1947 को संविधान का निर्माण की समाप्ति के रूप में संसद के रूप में कार्य किया जाता है। 17 नवंबर 1947 से जो है संविधान निर्माण समाप्ति तक संसद के रूप में कार्य किया जाता है संविधान सभा के द्वारा, और जेबी मावलंकर ने किया था, जिसकी अध्यक्षता जेबी मावलंकर के द्वारा की जाती है। यहाँ पर संविधान सभा ने 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था और 379 संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम चला उस संसद के रूप में कार्य करने का अधिकार देती है और 380 के द्वारा जो है संविधान निर्वाचित राष्ट्रपति को शक्ति एवं अधिकार प्राप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी गई और जो है अंतरिम संसद यानी संविधान सभा यानी काम चलाऊ संसद के द्वारा जो है संविधान का निर्माण कर लिया जाता है। अब संविधान का जब निर्माण हो जाता है तो इसकी किसी भी बात को जब रखते हैं तो उसकी आलोचना तो होना निश्चित है। तो इसकी भी आलोचना यहाँ पर हुई थी। तो इसकी कौन कौन सी मुख्य आलोचना है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संविधान सभा संप्रभुत्व सभा नहीं थी, जो सर्वगुण संपन्न नहीं मानी जाती है। यहाँ पर कुछ अज्ञान लोग भी शामिल कर लिए गए थे, तो इसलिए इसको संप्रभु संस्थान नहीं माना गया था। जॉन साइमन संविधान सभा के बारे में आलोचना करते हुए कहते हैं यह तो एक हिंदुओं की सभा थी, अर्थात इसमें सारे लोग अधिकतर हिंदुए ही शामिल हुए थे। संविधान सभा एक जाति का संगठन है। अमेरिका के इतिहासकार ग्रेनविक ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन में लिखा था कि संविधान सभा एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से की है जिसकी दुल्हन ही यहाँ पर गायब है। तो ऐसा क्यों कहा है, सारी जो है आलोचनाओं को हम विस्तार से बात करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो ऐसे में हम आपको जो है नॉर्मल बातों को बताते चल रहे हैं। इंग्लैंड के विद्वान सर आयवन ने संविधान सभा का जो है जटिल भाषा होने के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्योंकि इसमें जो है लैंग्वेज ली गई है वो जटिल भाषा में ली गई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है इसे उधार का थैला कहा है, जिसमें उन्होंने यह संविधान सभा के अंतर्गत एक भाषण में भी कहा था कि किसी देश की अच्छी बातों को अगर ग्रहण कर लिया जाता है हमारे संविधान में तो वह कोई गलत नहीं है, वह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे देश के संविधान में कुछ बातों को ग्रहण किया गया था। प्रस्तावना जो है अमेरिका से ली गई थी, अपशिष्ट विषय कनाडा से लिए गए थे। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा जो सलाह ली जाती है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है, वह कनाडा से ली गई थी। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए थे। संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से जो है ग्रहण की गई थी। तो इस प्रकार से संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कर लिया जाता है और यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है भारतीय संविधान का संपूर्ण इतिहास। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान का संपूर्ण इतिहास को जान लिया। अब संविधान सभा द्वारा संविधान का गठन कर लिया जाता, संविधान का निर्माण कर लिया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण संविधान के से संबंधित जो है वीडियो लेके आएंगे। तो संविधान के इतिहास में जो बातें बताई गई फ्रेंड्स, वो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है पर फ्रेंड्स सारी बातों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। फ्रेंड्स, आपकी एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलना, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस बात को जान सके। हमने कोई वैसे नहीं बताइए फ्रेंड्स, कहानी रूप में अगर आप इस वीडियो को स्लो मोशन में कर देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।